अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं मुनीब आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज भी एक अच्छे टॉपिक के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और जो आज का टॉपिक है ना वो रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हट कर है। और इसमें मेरी कोशिश यही है कि हम कुछ ऐसी बातें करें जिनसे हमारे शऊर में इजाफ़ा हो और हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सके। बात यह है कि कौम का इज्तिमाई शऊर ही है जो उसको कामयाब या फिर नाकाम बनाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता है। आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ इसकी इतनी ताकत है कि ये हज़ारों सामीन को सोचने पर मजबूर कर देती है और यही तालीम है और यही हमारा आज का मौजू भी है, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म से मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुंचा रही हूं, जिसको मीडिया कहते हैं। मीडिया बहुत ताकतवर है और इसी के ज़रिए आवाम की सोच बनती है और उसी के ज़रिए हम सबकी राय भी बनती है। आज के दौर में ये इंफॉर्मेशन या फिर इल्म का सबसे बड़ा एक टूल, एक ज़रिया समझा जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां मीडिया हर घर में है, हर फर्द और हर सोच पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ के जा रहा है। यही चीज़ बाज़ औक़ात एक प्रोपेगेंडा की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। दुनिया में मीडिया की मदद से मुख्तलिफ़ लेवल्स के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं और इसी तरह कुछ ऐसे एजेंडाज़ हैं जो हमारे मुल्क, हमारी कौम की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं और जो जाने अनजाने में हम भी उनका हिस्सा बन जाते हैं। हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होता कि पाकिस्तान के दुश्मन अनासर कैसे हमसे ही हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ काम ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कि मगरबी मीडिया अमूमन हमारे जैसे ममालिक के मुतालिक ये बताता है कि हमारा जो मुआशरा है वो ठीक नहीं है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं और मगरिब तो उन मसाइल से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ा चुका है, तो मगरिब की ज़िंदगी यहाँ पर रहने वालों से बहुत अच्छी है। मीडिया पर ये बात इतने तसलसल से चलाई जा रही होती है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ास तौर पर उनकी सोच आज बदल कर रह गई है। हर कोई ये समझ रहा है कि जैसे बाहर के ममालिक जाना ही उनका तमाम तर मुश्किलात का हल है, उसकी वजह से हमारे मुल्क के यहाँ ब्रेन ड्रेन जैसे मसाइल जन्म ले रहे हैं। जिन नौजवानों को पाकिस्तान में रहकर काम करना चाहिए था वो बाहर के मुल्कों को फ़ायदा दे रहे हैं और पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत कम होती जा रही है और यही प्रोपेगेंडा है जो हमें नुकसान देता जा रहा है। प्रोपेगेंडा किसी भी मखसूस नुक्ता नज़र के लोगों के जहनों में दाखिल करने का एक हथियार होता है और ये हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करता है। ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि प्रोपेगेंडा ने कई बार गैर मुनसिफाना तस्वीर कशी भी की और इससे हमारी सालमियत को नुकसान भी पहुंचा है, जिसे समझना होगा। और हम एक बार अगर न्यूट्रल तरीके से किसी ख़बर या फिर इवेंट को देखेंगे तो ऐसा हर एक मसला ख़त्म हो जाएगा। और वैसे भी कुरान पाक में इरशाद है कि जब उनके पास कोई अमन या खौफ की ख़बर आती है तो वो उसके मुताल्लिक मशवरा करते हैं और यही उसूल भी है। किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। तो जब भी मीडिया पर या फिर ख़ास करके सोशल मीडिया पर या आप चलाएं तो ऐसे किसी भी बैरूनी या अंदरूनी बयानिए का हिस्सा मत बने जो हमारी अपनी ही सालमियत, अपनी ही साख के ख़िलाफ़ हो, बल्कि कोशिश करें कि जैसे वो अपने मुताल्लिक बस अच्छी चीज़ें दिखाते हैं ना मगरबी ममालिक, वैसे ही हम भी पाकिस्तान के मुस्बत पहलुओं को दिखाएं। सबसे पहले हम हैं, हमारा मुल्क है, बाकी सारी बातें उसके बाद की हैं। तो इसलिए जब भी आप ये हमारे ऊपर भी, क्योंकि इस वक्त मैं भी यहाँ पर इस सीट पर बैठी हुई हूँ और इस सीट के थ्रू, इस कैमरास के थ्रू, इस मीडिया के थ्रू आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ, तो ये मेरे कंधों पे भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी तरह बाकी लोगों के कंधों पे भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी पावर का अपनी सीट के साथ जस्टिफाई करें उस चीज़ को कि हम यहाँ से अपने पाकिस्तान को किस तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, किस तरह उसका इमेज दिखा रहे हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया भी हम अगर चला रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका भी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए,
उसको यूज़फुल हमने बनाना है, अपने पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें हमने दिखानी है कि वो किस तरह ग्रो करता जा रहा है। आई नो स्लो है, बट फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल बहुत मेहनत कर रही है, उनको हमने यहाँ पर रोक के रखना है ताकि उनको यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो बाहर ना जाए, हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो, हमारा असासा यहाँ से ना जाए बाहर। तो इसका ख्याल भी हमने रखना है। जब हम इस तरह की प्रोपेगेंडास का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपनी सोच के ख़िलाफ़ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी ज़ात के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ हो सकती है। तो इसलिए अपने मुल्क के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने कौम के बारे में सोचें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह आप अपने मुल्क के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमा हैं अनम उज़ैर, जिन्होंने 851 मीटर बुलंद दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर कर लिया है। और लाहौर की अनम उज़ैर ब्रॉड पीक को सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून है। इससे पहले नाइला कियानी भी ब्रॉड पीक सर कर चुकी हैं और ब्रॉड पीक अनम उज़ैर के करियर की दूसरी 8000 मीटर से बुलंद चोटी है। इससे पहले अनम उज़ैर नेपाल में मुनास्लो पीक भी सर कर चुकी हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। और एज अ वुमेन जब ख़ातून कोई ऐसे आगे निकलती हैं और ख़ास तौर पर किसी पीक को पहाड़ चढ़ना और उसको सबमिट करना कोई आसान काम नहीं होता है और इसके लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह इन्होंने वो पहाड़ जो है ख़ास तौर पर ब्रॉड पीक को सबमिट किया, इस पर बात करने के लिए हमने अनम को दावत दी है। अनम हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। अनम आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अनम सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने ये पीक को सबमिट किया और 8000 बुलंद ये इसकी कह लें कि चोटी थी। तो कैसा फीडबैक आया या जब वहाँ पर पहुँची, वो तो मैं बाद में पूछूंगी कि किस तरह वहाँ पर पहुँची, जब वहाँ पर आप पहुँची और जब पाकिस्तान का जब आपने फ्लैग वहाँ पर लहराया होगा तो कैसी फीलिंग क्या थी वहाँ पर? टू बी ऑनेस्ट, समिट पे आपको उस तरह से कुछ फील नहीं होता। अच्छा। जब आप इतना 16 घंटे चल के समिट पे पहुँचे, तो जब आप समिट पे पहुँचते हैं तो उस टाइम पे वो फील नहीं आता। उस टाइम पे बस आप देख रहे होते हैं और आप ऐसे उस हैरानी में आप हैरान परेशान होते हैं कि आप कहाँ पे आ गए हैं और किस तरह और क्या। तो वो तब उस आपको फील नहीं होता। जब आप डिसेंड करना स्टार्ट करते हैं ना, तब आप जब जाके रुकते हैं तब आपको फील होता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी और मैं कहाँ से होकर आ गई। वाह वाह, क्या वहाँ जाकर आपको फील होता है जब आप रुकते हैं। तो लास्ट टाइम तो आपने जब नेपाल में मुनास्लो पीक को सबमिट किया था तब तो आपके हस्बैंड आपके साथ थे, उनको भी, उज़ैर को भी हमने बुलाया था लास्ट टाइम जब आप हमारे शो में आई थी। इस दफ़ा आप अकेली गई हैं, आपने अकेले इस पीक को सबमिट किया है, तो कैसा लग रहा था? मिक्स्ड फीलिंग थी। अच्छा भी लग रहा था और अच्छा नहीं भी लग रहा था। अच्छा। क्योंकि जाते हुए इस तरह की फीलिंग्स थी कि इस दफ़ा अकेले जाना है, लेकिन एक तरफ आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट, आई वाज डिटरमिन्ड कि करके आना है, अकेले बेशक जा रहे हैं। सो आई हैव टू प्रूव, आई हैव टू मेक एन एग्जाम्पल फॉर अदर फीमेल्स। तो मेरा मेन मोटिव जो था ना वो यही था, अपने लिए कुछ वो करना नहीं था। बिकॉज अपने लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए प्रेफरेबल यही है कि मैं उज़ैर के साथ जाऊँ और हम दोनों इकट्ठे कोई समिट करके आए। तो वो खुशी एक अलग किस्म की खुशी होती है कि हमने एज अ कपल किया है। बट दिस टाइम इट वाज ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और वो फीमेल एक्सपीडिशन। सो आई वाज आल्सो एट K2 का जो FCNA ने अरेंज किया था फर्स्ट वुमेन एक्सपीडिशन। सो आई वाज द टीम लीडर देयर, सो दे इनवाइटेड मी ओवर। तो इसलिए आई वाज लाइक कि ठीक है, वुमेन एक्सपीडिशन है एंड आई हैव टू गो फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो उस चीज़ के लिए मैं गई थी। सो इट वाज अ टोटल डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। तो इसमें कितनी लोगों को आप ख़ास तौर पर वुमेन्स इसमें शामिल थी और उनको आप लीड कर रही थी? कितने की टीम थी? ये हम लोग 6 मेंबर्स थे। 6 फॉर K2 6 मेंबर्स, 6 फीमेल्स थी और ब्रॉड पीक पे मैं सिर्फ गई थी, अकेली थी। अकेले। तो जब ये ब्रॉड पीक आप सबमिट कर रही थी, कितनी देर में आपने इसको सबमिट किया और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी इसके लिए आपको? The whole expedition it took me over a month
1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा। अच्छा। और यस, यहाँ पे सारे काम शाम ख़त्म करके गई थी ओके। कि पता है कि ये इसका कुछ पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा और क्या। और इस मर्तबा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो क्लाइमेट चेंज ऐसा था कि मैं पहले भी बताया था, एक और चैनल में बता रही थी कि पहाड़ जो थे वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थे। अच्छा। सो वेदर फोरकास्ट दे वर नॉट वर्किंग। नीचे अगर क्लियर होता था तो ऊपर जाते थे तो नहीं होता था क्लियर, ब्लेजर्स आ रहे होते थे। तो वो इट वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तो वो इसमें टाइम का कुछ वो नहीं था, बट इट टुक मी मोर देन अ मंथ। अच्छा। और क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए इस साल, सब माउंटेनियर्स के लिए। इवन K2 पे एक हमारे बहुत सीनियर माउंटेनियर हैं, उन्होंने कहा था कि आई सी दैट देयर विल बी नो समिट दिस ईयर ऑन K2 बिकॉज K2 पे तो कोई चांस ही नहीं लग रहा था कि कोई समिट होगा। इतना ज़्यादा क्लाइमेट इतना चेंज हुआ ज़्यादा, है। जी। अच्छा, तो खाने पीने का किस तरह ख्याल रखते हैं? ऑब्वियसली आपको एक्सपीडिशन के लिए एनर्जी भी चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए बिकॉज आपने क्लाइम करके ऊपर जाना है। तो खाने पीने का किस तरह ख्याल रखती हैं? जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर तो आपने वो बर्फ़ ही लेनी है, उसको पिघला के या तो आप सूप बनाएंगे या आप उसको पिघला बर्फ़ को ही पिघला बर्फ़ जाके एक कप एक थैले में बर्फ़ ले आएंगे और साफ़ जगह से जहाँ पे लग रहा है और वहाँ से उसको पिघला के उसको पानी बना के यू कैन टेक टी या कॉफ़ी या आप अपना सूप, इस तरह के लिक्विड्स। जब ये रोटेशंस कंप्लीट हो जाती हैं ना तो फिर क्लाइंबर्स क्या करते हैं कि बेस कैंप पे वेट करते हैं। सो बेस कैंप पे वी हैव टू वेट फॉर द आइडियल वेदर फॉर एट लीस्ट 3 days। अच्छा। कि आपको 2 दिन या 3 दिन का आइडियल वेदर मिल रहा है, क्योंकि जब आपने समिट पुश के लिए जाना तो आपने फिर वापस भी आना है, डिसेंड भी करना है। सो फॉर ब्रॉड पीक द समिट पुश इज द लॉन्गेस्ट वन, 16 घंटे। अच्छा। 16 घंटे आपको नॉन स्टॉप चल के जाना है। चलते रहे हैं। तो शाम को 7 बजे वी स्टार्टेड फ्रॉम कैंप 3 विच वाज 7000 मीटर्स। 7000 से हमने स्टार्ट किया, अब चलना शुरू किया रात में। तो पूरी रात चल के तो रात में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता? अंधेरा है, पता नहीं है, टॉर्च लाइट के साथ आप लोग जा रहे होते हैं, हेडलाइट्स के साथ, तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता रात में करना? एक्चुअली यही हमारा परसेप्शन है कि रात में तो नज़र भी नहीं आ रहा होगा, कहीं कोई गिर जाए या कुछ। बट फॉर एन एक्सपीडिशन आपको रात में करना आइडियल है, जस्ट बिकॉज कि वो सूरज नहीं है, बर्फ पिघल नहीं रही है और वो सब चीज़ें स्टैटिक हैं। क्रेविसेस खुल जाते हैं जैसे सुबह होती है, तो वो और डीप हो जाते हैं, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिर रॉक फॉल के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो रात में इसलिए मेजर सफ़र रात में तय होता है, को किया जाता है करके। तो सुबह 11:30 बजे समिट पे पहुँचे और वहाँ से आई केम बैक 12 midnight। तो समझिए कि मैं तो एक दिन 7 बजे 7 से 7 फिर 7 से 7 फिर रात के 12 बजे, तो इतना मैंने जो था ना वो इसका और इसमें रेस्ट नहीं किया? नहीं, नो और ये इसमें कुछ खाना पीना नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, कोई रेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने जो है ना चलते जाना है, क्लाइंब करने जाना है। यू कांट स्टॉप। और मेरे केस में ये था क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन लगा के जा रहे हैं देन यू हैव टू सी कि कितना आपकी पेस है और कितना आप रुके हैं, ऑक्सीजन की कैलकुलेशंस होंगी, वरना ऑक्सीजन खत्म हो गई तो यू आर देयर। तो मैं विदाउट ऑक्सीजन आई थी फ्रॉम डेथ जोन। सो मेरे साथ तो ये ट्रेजेडी इस साल हुई थी कि मैं डेथ जोन पे, मेरे पास जैसे ही डिसेंट स्टार्ट किया ऑक्सीजन खत्म हो गई। तो वो ऑक्सीजन के बगैर जब चलना शुरू किया तो वो फ्रॉस्ट ने अभी भी उंगलियों पे सरा हुआ है, अभी भी आई कान, ये सेंसेशन नहीं है अभी। अच्छा। तो मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट ही हो गया है, फिर मुझे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई, तो पूरा ब्लर नज़र आने लग गया। और वो उसके बाद शाम तक तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था कि नज़र नहीं आ रहा था मुझे। तो इस तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए अनम कि जो मतलब आप लोग तो हैं ना प्रोफेशनल हैं, जैसे हम लोग, जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और लोग जिनको नहीं पता, वो किस मौसम में अगर उन्होंने पीक सबमिट करनी है कोई भी, तो वो आइडियली किस मौसम में जाएं तो वो कर सकते हैं? भाई द वे मैं भी आप जैसी हूँ, मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने भी जाके बस ट्रेनिंग ली और उसके बाद स्टार्ट किया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ गया और फिर गए।
तो कोई भी कर सकता है। आई अच्छा। वुड से कोई भी जा सकता है। अभी आप चलें मेरे साथ, ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद आप भी कर क्या सकते बात है, हैं। ठीक है। और वो किसी भी मौसम में जा सकते हैं, ये वाला मौसम ठीक है? मौसम बहुत डिपेंड करता है। बड़े पहाड़ों ठीक पे, है। 8000 के पहाड़ों पे, कोई भी पहाड़ हो उस हाँ। पे मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं सारी ओके। चीज़। सो अगर ये एक्सपीडिशन जुलाई में किया है तो आई कांट से कि मैं अगस्त में जाके हाँ। ये एक्सपीडिशन करके आ जाऊं, ठीक है। या मैं अक्टूबर नवंबर में चले जाऊं। और इस दफ़ा तो वैसे ही क्लाइमेट एंड माउंटेन्स आर सो अनप्रेडिक्टेबल हुआ था हमारा जितना भी क्लाइमेट है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो लेकिन फिर भी अनम आपने सबमिट किया और आपने पाकिस्तान को और ख़ासतौर पर वुमेंस को जो है आपने रिप्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अनम उज़ैर हमारे साथ मौजूद थी, उनकी जर्नी के बारे में हम जान रहे थे। और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और जदीद दौर की इस अफरा तफरी से भरपूर ज़िंदगी ने ना हम सबकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर नाकाबिले तलाफ़ी एक बोझ डाल दिया है। और इसका मुकाबला करने का सबसे मौसर और बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम लोग एक तो ग़िज़ाइयत से भरपूर जो कुदरती अशिया हैं उनका इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत जिस्मानी वर्जिश और अच्छी नींद लेने पर भी तवज्जो दें। लेकिन एक बड़ी अक्सरियत के लिए बहुत सारी वजूहात की बिना पर ऐसा करना नामुमकिन नहीं है। ऐसे में बहुत सारे लोग मल्टीविटामिन्स का सहारा लेते हैं, और कुछ रिसर्च से भी ये बात वाज़ेह हुई है कि मल्टीविटामिन्स हमारी सेहत और हमारी तवानाई में इजाफ़ा करने की सलाहियत रखते हैं। जबकि ये भी रिसर्च सामने आई है कि इनके इस्तेमाल का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इस पर आज बात करेंगे कि क्या इन मल्टीविटामिन्स या फिर सप्लीमेंट्स की सूरत में इनका इस्तेमाल करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए, इनका फ़ायदा अल्टीमेटली होता है कि नहीं होता। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़हरा मंसूर, वो मौजूद हैं। ज़हरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैं हैं? भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हरा, सबसे पहले तो बताइए ये मल्टीविटामिन्स या फिर सप्लीमेंट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इनका फ़ायदा होता है कि नहीं? सबसे पहले तो मुनीबा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसको हम डिस्कस नहीं यूजुअली कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट आर विटामिन्स, हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब सबको ये तो पता चल गया है सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए, मगर हाँ। हमें क्यों करने चाहिए और ये होते क्या हैं। तो ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी जो है इनका रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। डिफरेंट फंक्शंस हमारी बॉडी के डिफरेंट साइकिल्स चल रहे होते हैं, उन सबको मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में, ठीक है, इन सब का रोल होता है। तो ये एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। मैं ये यहाँ पे वर्ड स्पेसिफिक क्वांटिटी इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चीज़ की। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की ज़्यादती कर लें या किसी चीज़ की भी कमी हो जाए तो उसके मुज़र असरात होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। उसके बाद ये हमें मिलते कहाँ से हैं। नंबर 1 जो रूट है इसका दैट इज़ डाइट, डाइट के थ्रू मिलते हैं। एंड द सेकेंड रूट या सेकेंड जो हमारा पाथवे है दैट इज़ सप्लीमेंट। अब हमने हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट होती है कि हम अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे कहें कि आप अपनी डाइट को इतना रिच बनाएं, इतना न्यूट्रिएंट डेंस बनाएं कि आपको आपकी डाइट के थ्रू ही सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी उसी से पूरी हो जाए। कुछ लोग होते हैं हु नीड्स कि उनको ज़रूरत होती है सप्लीमेंट्स की या विटामिन मिनरल के किसी ब्लेंड की। अब वो लोग कौन होते हैं? अच्छा, वो लोग सबसे पहले जो है हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, देन हमारी ब्रेस्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी नीड बढ़ जाती है। देन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, उनकी भी नीड रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। देन एल्डरली पीपल, ठीक है, क्योंकि उनकी डाइजेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती हैं, तो उनको थोड़ी सी बाहर से हेल्प चाहिए होती है। एंड देन अगेन वो लोग जो किसी किस्म की
प्रॉब्लम में, बीमारी में मुब्तला हैं और मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेडिसिन के साथ, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन जो हैं, बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको जो है वो ऐसे कह सकते हैं हम कि वो उनको वेस्ट कर देती हैं, वेस्ट कर देती हैं, या वो अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते। फिर हमें उस सूरत के अंदर एक मल्टीविटामिन या कोई भी स्पेसिफिक विटामिन जो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हो उसको हमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको उनकी डाइट से चीज़ें नहीं मिल रही होती या उनकी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है, जैसे प्रेग्नेंट हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, या कोई भी और आपके साथ कोई ना कोई वजह जुड़ी हुई है। ठीक है, एक तो रीज़न ये हो गई। और फिर कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे पास भी क्लिनिक में लोग आते हैं और आके कहते हैं एक हमें एक प्रॉपर एक ऐसा मल्टीविटामिन दे दें आप जिससे हम चुस्त और तंदुरुस्त फील करें। अच्छा, ठीक है, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, एक अच्छा ओवरऑल मल्टीविटामिन भी आप लें, मगर आप ये देख लें कि वो वेल बैलेंस्ड है और उसके अंदर जो भी विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं वो किस फॉर्म में मौजूद। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए इनका टाइमिंग क्या होनी चाहिए सप्लीमेंट्स लेने की, कब ले सकते हैं? अच्छा, जो विटामिन्स हैं ना, दे आर ऑफ टू टाइप, एक फैट सॉल्युबल होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल होते हैं उनको तो हम कहते हैं एक प्रॉपर मील के बाद आपका लेना ज़रूरी है, जैसे हम ब्रेकफास्ट के बाद ले लें या लंच के बाद ले लें या डिनर के बाद, प्रेफरेबली अर्ली आवर्स ऑफ द डे के अंदर हम इसको कहते हैं, ताकि थ्रू आउट द डे आपको उसके बेनिफिट्स मिलते रहें। और उसके अलावा जो है दूसरे नंबर के ऊपर आते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को आप कभी भी ले सकते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर फैट फ्रॉम द फूड, क्योंकि इनको बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए ना फ़ैट की ज़रूरत होती है या वाटर की। तो वाटर वाले तो आप जब मर्ज़ी ले लें, और जो आपका जो न्यूट्रिशनिस्ट है या डाइटिशियन है या डॉक्टर है वो आपको बताएगा वैसे कि आपने इस टाइम पे लेना है। और कुछ विटामिन्स हैं आप उनको इकट्ठे नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ विटामिन्स और मिनरल्स इस तरह के हैं कि आप उनको इकट्ठे नहीं ले सकते, जैसे आप आयरन ले रहे हैं उसके साथ आप कैल्शियम नहीं ले सकते। ठीक है, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती है। फिर कुछ इस तरह के विटामिन्स हैं जैसे कि अगर आपने आयरन ले रहे हैं, ठीक है, किसी फॉर्म में, तो उसके साथ आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो एक ब्लेंड बना के और एक कहते हैं ना कि उनका पेयर बना के भी दिया जाता है लोगों को ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन भी हो। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम खाली लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ विटामिन डी जब तक नहीं ली जाएगी तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगी। और ना, और विटामिन डी के लिए हमें फिर आगे हमें पोटेशियम चाहिए, विटामिन के चाहिए। तो हम अक्सर देखते हैं अब बड़े अच्छे एडवांस फार्मूलाज आ चुके हैं मार्केट में ना कैल्शियम सप्लीमेंट्स के, उनके अंदर विटामिन डी भी होता है, ओमेगा भी होता है, ओमेगा 369 के, मतलब अच्छा वो ब्लेंड बना होता है कि वो आपकी बॉडी में जाते ही एब्जॉर्ब भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपने कंसल्ट कर लें, या अगर आपको कोई किसी ने आपको बताया है आप लेना चाहते हैं तो आप वो सेम प्रोडक्ट जो है आप डिस्कस कर लें किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। आपकी फैमिली में होते हैं, डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉलेज होता है, तो उनके साथ आप डिस्कस करें और उसकी डोज ज़रूर पूछें। क्योंकि अगर आप डोजेज नहीं पूछेंगे तो आप टॉक्सिसिटी की तरफ भी जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ दैट थिंग ना, क्योंकि वो अगर उन्होंने ट्वाइस अ डे लेनी है तो वंस अ डे ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करके होता वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि 2 टाइप्स होती हैं, एक तो आपने फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है। अब अगर सुबह हम नाश्ते में खा रहे होते हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप नाश्ते में ले रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स नाश्ते में लेने के साथ आपने, अब जैसे चाय पी रहे हैं हम, तो बहुत से लोग अपने नाश्ते के साथ चाय लेते हैं, कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उसको हिंडर कर देता है, वाकई एब्जॉर्प्शन को हिंडर कर देता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिकॉज ये लोगों का अमूमन होता है। अच्छा, हम कहते हैं कि जब आप चाय ले रहे हैं तो आप चाय को थोड़ा, क्योंकि हमारे घरों में अमूमन जो है मिक्स चाय बनाई जाती है, पका के बनाई जाती है, तो उस चाय का जो है इफ़ेक्ट डिफरेंट आता है। एंड द अदर टी जो सेपरेट टी होती है जिसको हम दम करके बनाते हैं और बाद में मिल्क उसमें ऐड करते हैं, बिकॉज उसके अंदर कैफ़ीन जो है वो कुक नहीं हुई हुई, ठीक है, सिर्फ स्टीम्ड फॉर्म के अंदर है और वो जो है उसके ऊपर आग, मतलब फ्लेम के ऊपर कुक नहीं हुई हुई, वैसे स्टीम फॉर्म के अंदर जो है हमने उसको जो है कुक किया, तो उसकी अलग वो जो है हमारी बॉडी के ऊपर असरात हैं।
बेसिकली जो है एसिडिटी कॉज कर देती हैं कुछ चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप हम कहते हैं ना, यही बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है कि नाश्ते के साथ लोगों ने चाय भी पीनी है और मल्टीविटामिन। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप सारे इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं, आप नाश्ता शुरू करें, आप उसके साथ जो है मल्टीविटामिन भी ले लें। स्टार्टिंग में नहीं, जैसे आपने 3, 4, 5 बाइट्स ले ली हैं तो उसके साथ आप ले लें। और चाय जो है अगर आप कोशिश करें, कुछ लोग होते हैं वो साथ साथ पी रहे होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप फिर कहें कि आप सेपरेट टी का यूज़ कर लें, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं सेपरेट टी नहीं पी सकता, मुझे वही वाली चाय चाहिए, तो फिर आप उनसे कहें कि आप 30 मिनट्स का गैप कर लें, ताकि देखें एब्जॉर्ब तो वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मगर वो जो आपको उसने एसेंस 100% देना था ना, वो नहीं आपको मिलेगा, ठीक है। मगर ये भी नहीं है कि वो ज़ाया कर देता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है कि वो बिल्कुल उसने असर ही ज़ाया कर देता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है। बस हाँ, थोड़ा सा उसका जो है इफ़ेक्ट कम हो जाता है, बिकॉज़ जब चाय आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो फिर उसका जो है पीएच लेवल जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी देर बाद हमें चाय कैफीन का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही साथ नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसे मल्टीविटामिन हैं जो मैं भी अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, ख़ासतौर पर जो हमारी माएँ हैं या एल्डरली लोग हैं वो खा रहे होते हैं, तो उन मल्टीविटामिन से सप्लीमेंट्स खाने के बाद उन्हें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये जो स्वेटिंग वाला मामला है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड, आई डोंट थिंक सो कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपने मल्टीविटामिन ले ली है। हो सकता है जो वो चीज़ ले रहे हैं उसकी जो पोटेंसी जो है उनके लिए बहुत हाई है, ओके, ठीक है, ऐसे हो सकता है। और यूजुअली आप देखते हैं कि एल्डरली पीपल के अंदर कोई ना कोई डिज़ीज़ या कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ कंडीशन होती है जिसको वो फेस कर रहे होते हैं और जिसके साथ साथ वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। अब मेडिसिन बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब उन साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से हमारे बहुत सारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन डिप्लीशन शुरू हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की जो है ना ब्रेक डाउन या न्यूट्रिएंट्स की जो है मैल अब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, फिर उसके साथ मल्टीविटामिन ऐड किया जाता है। बट अगेन आपको फिर वो चेक करना पड़ता है कि क्या वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है, उसकी क्वांटिटी क्या आप किस वक्त ले रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि आप उसके साथ इनफ वाटर इनटेक ले रहे हैं, ठीक है, और आपने प्रॉपर मील के बाद ही वो लिया है। जैसे अगर एक चीज़ को चाहिए बहुत ज़्यादा फैट डाइजेस्ट होने के लिए और आपने उसको खाली पेट ले लिया, तो फिर तो हमारी बॉडी के अंदर एक हलचल सी मच जाएगी ना। अच्छा, हो सकता है ना कि हमारी बॉडी को फिर तो अपनी तरफ से ही फैट यूज़ करना पड़ेगा ना, अपना रिजर्व, तो उसके अंदर हो सकता है कि हमारी बॉडी जो है वो इस तरह के रिएक्शन दे, जैसे स्वेटिंग हो सकती है, दिल घबराना हो सकता है, तो ये सारे रिएक्शन उसकी वजह से हो सकते हैं। और अगर वाटर सॉल्युबल है तो उसके साथ आपने पानी का इंटेक अच्छा रखें आप, अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर एज आपको वाटर का इंटेक आपका होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स के हवाले से कि किनको खाने चाहिए, किस उम्र में खा सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। तो हमारे साथ ज़हरा मंसूर मौजूद थी। ज़हरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ शहर लाहौर के हवाले से बात कर ली जाए तो शहर में एक तरफ डेंगू केसेस का ख़दशा है और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुसलसल लार्वा भी मिल रहा है और शहर में 20,000 डेंगू हॉट स्पॉट्स मौजूद हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफे का ख़दशा भी लाहक है और अब तक 9 मरीज़ सामने आ चुके हैं। ये मंकी पॉक्स है क्या और क्यों फैलता है, कैसे फैलता है और हुकूमत इस हवाले से क्या क्या इक़दामात कर रही है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए एक तो मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ डॉक्टर यादुल्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि डायरेक्टर हेल्थ पंजाब हैं CDC के, सॉरी सर। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। थैंक यू वेरी मच।
सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आऊँगी। डेंगू के बारे में तो थोड़ी सी हमें नो हाउ है। मंकी पॉक्स जो कि एक नई शक्ल इख्तियार करता जा रहा है एपिडेमिक की सूरत, और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान में, तो क्या सूरत हाल है, ये क्या वायरस क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, ख़ासतौर पे बिलाल, चूँकि ये हेल्थ का बड़ा ही लीडिंग रिपोर्टर है हमारे। हर वक्त फ्रंट लाइन पे हम इकट्ठे होते हैं, चाहे वो कोविड हो, डेंगू हो, कोई भी मामला, और आपकी वजह से ही हमारे मैसेज हर घर में पहुँचते हैं। ऐसा है कि मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब से कोविड आया है पूरी दुनिया के इंटरनेशनल रेगुलेशन बदल रहे हैं। अच्छा। यानी कि अब जो कोविड के बाद की दुनिया है वो डिफरेंट है। उसमें WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस बना ली हैं सारी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत तमाम मुल्कों ने उस पर साइन किए, ठीक है। और उसके तहत तमाम कम्युनिकेबल डिजीज़, जिनकी लिस्ट तकरीबन 38 से 40 बीमारियाँ, उसका कोई भी मरीज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकेगा, और अगर खुदा न खास्ता वो ट्रैवल कर जाता है तो उसको एयरपोर्ट पर ही डिटेन किया जाएगा। सही। एक तो इसका ये तनाजुर है कि जिसकी वजह से मामला अब इस तरह के। दूसरा, ये अलर्ट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है WHO की तरफ से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है। एक्चुअली ये भी एक वायरस है, पॉलीमिक्सो वायरस फैमिली है। आपको याद होगा स्मॉल पॉक्स, हाँ जी, चीचक जिसके दाने बॉडी पे, ये उसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके। और ये उसकी एक थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म है। 1958 में पहला केस डेनमार्क में बंदरों के अंदर डायग्नोज हुआ था, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स का। उधर से फिर आया ये मंकी 1970 में पहला केस कॉन्गो रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ। इस वक्त मंकी पॉक्स जो है वो दुनिया के 113 या 14 ममालिक तक पहुंच गया। ओहो। अभी जो अलर्ट जारी हुआ है उसका बैकग्राउंड ये है कि पहले इसकी जो टाइप थी वायरस की, जी जी, उसे हम क्लॉड 2B कहते हैं, वो थी। ठीक अब है। इस वायरस ने अपने आप को रोटेट किया, और इसकी जो नई स्ट्रेन आई है उसका नाम है क्लॉड 1B। अच्छा। ठीक है। इसकी वजह से पूरी दुनिया, क्योंकि उसमें अमेरिका, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका, बहुत सारे नए ममालिक भी, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है। आपको पता है पूरी दुनिया का बिजनेस, और जाहिर है कि लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। उस हवाले से ये एक अलर्ट है। और ये कहा जा रहा है कि जानवरों से लग रही है, तो जी, वाकई monkey ऐसा? से। मंकी से ज्यादा लग रही है। इसका स्टार्ट मॉन्की से है, ठीक है। लेकिन अब ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन हो रही है। लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें जो कि बड़ी ज़रूरी हैं अपने सामीन के लिए क्लियर करना। नंबर 1, हुकूमत पंजाब ने सबसे पहले जैसे ही अलर्ट जारी हुआ, हमारे फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान है, जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रहे, आपको पता है वो वैसे ही बड़ा बहुत, proactive हाँ है। जी, एक्टिवली डेंगू में उनका बड़ा रोल है। जी, इसी जी। तरह यहाँ पंजाब गवर्नमेंट में भी हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मैडम मरियम साहिबा, और दोनों मिनिस्टर हेल्थ और दोनों सेक्रेटरी हेल्थ, तो उन्होंने बहुत प्रोएक्टिव रोल प्ले ठीक किया। है। इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है रोज़ाना की बेस पर NCOC को एक्टिव कर दिया जी, गया, जी। जैसे कोविड में था। चारों सूबों की सुबह मीटिंग होती है, ठीक है। वहाँ उसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी तमाम एयरपोर्ट्स को हदायत जा चुकी हैं। हमने अपना एक्स्ट्रा स्टाफ वहाँ पे दे दिए। अच्छा, सही है। उनकी ट्रेनिंग हम करवाने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने अपनी एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप हाईली प्रोफेशनल लोगों का बना दिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब जी, जी। उसको लीड कर रहे हैं। उसकी हमने आगे सब कमेटियाँ 4 बनाई हैं, ओके। गाइडलाइन तैयार कर ली हैं। उसके कैसे अलावा बचना कैसे, लेकिन ये बचना जो कैसे? 9 जो केसेस हमारे सामने आए, ये कहाँ अच्छा, कहाँ पर आए हैं? ये आपका डाटा बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये आपने पिछले 2 सालों का डाटा इकट्ठा किया हुआ है। इस साल यकम जनवरी से लेके अब तक सिर्फ मंकी पॉक्स का एक केस आया, अभी तक एक केस आया। जो कि सऊदी अरब से आया था, और उसको पाँव का फ्रैक्चर था, वो वहाँ पे ओवरस्टे हो गया था। उसकी फ़्लाइट KPK में आई थी, तो वो पेशावर के एक हॉस्पिटल जस्ट अपने पाँव के इलाज के लिए गया,
तो उसके जिस्म पर दाने थे, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका स्किन का भी चेक करवाते हैं। तो वहाँ से क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री जो, और ये जो बाकी केसेस हैं ये पिछले साल आए थे। अच्छा। जिसमें पंजाब के 2 केसेस थे। सही। एक मंडी बहाउद्दीन से था और एक आया था रावलपिंडी से। लेकिन ये उस तरह का ख़तरनाक वायरस नहीं है। इसमें आपको बुखार होगा, गले में दर्द होगी, जॉइंट में पेन हो सकता है, भूख का ना लगना, मतलब वेग सिम्टम है। लेकिन जो इसकी सबसे वाज़ेह इलामत है वो गर्दन के नीचे रैश, दाने निकलना शुरू हो जाएंगे गर्दन के नीचे? गर्दन के नीचे। ओके। चेहरे पर भी आ सकते हैं बाद में। सही। और ये टच करने से उन दानों के ऊपर जो पस होगी उसको अगर आप टच करेंगे, सेक्सुअली ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये ड्रग एब्यूज़र, वो जो नीडल्स का इस्तेमाल है उससे हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सांस से नहीं होगा। ठीक है। आपने टच सिंपल करने से ज्यादा होगा। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट से जो है ना ये ट्रांसमिट हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर। तो बिलाल, आपकी तरफ आना चाहूँगी। पंजाब हुकूमत ख़ास करके इस हवाले से क्या इनिशिएटिव ले रही है, हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ क्योंकि ये डेंगू का मौसम भी आ चुका है, मानसून के बाद डेंगू के केसेस भी हमारे सामने आते जा रहे हैं, तो दोनों को किस तरह लेकर चला जा रहा है? देखिए मुनीबा, जिस तरह डॉक्टर यदुल्ला साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस के तौर के पे ये जो इस वक्त पंजाब के अंदर जो प्रिकॉशन मेजर्स जो लिए जा रही हैं उस वजह से हैं। अभी आपको पता है कि पंजाब में इसका कोई सस्पेक्टेड केस भी नहीं आया, कंफर्म तो दूर की बात, वो सिर्फ एक KPK के अंदर ही एक जो 2 केसेस थे ये रिपोर्ट हुए हैं। और जबकि जो महकमा सेहत है उसकी जानिब से जो लाहौर एयरपोर्ट्स है वहाँ पे जिस तरह कोविड में एक स्क्रीनिंग डेस्क बनाए गए थे वहाँ पे ऐसे बना दिए गए हैं। वहाँ पे अब जो फ़्लाइट्स आ रही हैं ख़ासकर मिडिल ईस्ट या अफ्रीकी कंट्री से, उन सबको स्क्रीन किया जा रहा है और जिसको फ़ीवर होता है फिर उसको साइड पे कर लिया जाता है। तो इसी तरह उनकी जो सिम्टम्स हैं ये चेक की जा रही हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक लाहौर में, पंजाब में कोई सस्पेक्टेड केस भी नहीं आया। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो अलर्ट्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम अस्पतालों के सरबराहान को जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं ये भी कायम कर दिए गए हैं, क्योंकि ये अभी कोविड की तरह इतना ना रैपिडली फैलता है और ना ही इसके अभी तक कोई इतने जो केसेस हैं ये सामने आ चुके हैं। इसकी मेरा ख्याल है वैक्सीनेशन भी है और भी हमने एक कमेटी बना दी है उसकी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, उसके साथ मिलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें तो कंट्रोल में हैं, तो इतना कोई इसका मंकी पॉक्स का ख़तरा नहीं है। आप पूछ रहे थे कि ये आता कहाँ से, ये बेसिकली मंकी है, तो मंकी से बंदर और उधर से ये बीमारी जो है ना ये निकली है बाहर। क्योंकि ये जो ख़तरनाक बीमारियाँ जो वायरसेस हैं ये इन्हीं जो जानवर है, जैसे चमगादड़ से वो निकला था, कौन सा वायरस था, इबोला। हाँ इबोला। अच्छा। तो इसी तरह ये जो ख़तरनाक जानवर होते हैं इनसे बड़े ये जो वायरसेस हैं ये निकलते हैं। फिर आपको पता है जो वायरसेस होते हैं इन्होंने फिर ट्रांसमिट करना होता है। एड्स भी एड्स वो भी उधर से उसका ट्रांसमिशन। एड्स भी अच्छा। उधर से, एड्स की बताएं कहाँ से निकला एड्स? एड्स भी उसका जो ओरिजिन है वो अफ्रीकन कंट्री और अमेरिकन जो होमोसेक्सुअलिटी वाज। देखिए मेजॉरिटी ऑफ द जितने भी वायरसेस हैं तो ये अफ्रीकन कंट्रीज से ही क्यों निकलते हैं, आखिर वजूहात क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, वायरस हमेशा वहाँ पे हमला करेगा जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी कम होगी, लोगों की डाइटरी डेफिशिएंसी होगी, लोगों की इकोनॉमिक सूरत हाल डाउन होगी। ओके। जिन अब अफ्रीकन कंट्रीज, इथोपिया जैसे, और अगर आप उनका GDP देखें तो सबसे ज़्यादा लो इनकम कंट्रीज हैं। हाँ जी। यानी कि वो ऐसे ममालिक जहाँ बच्चों के जिस्म पर गोश्त नहीं सिवाय हड्डियों के आपको कुछ नज़र नहीं आता, स्टारवेशन जिसे कहत ज़्यादा ममालिक। तो ऑब्वियसली कोई भी वायरस है वो सबसे इजी टारगेट होता है। अच्छा। उन जगहों का। सही, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से ज़्यादातर ये वायरसेस जो मतलब है ये ये आ रहे होते उन हैं। ममालिक के लिए ज़्यादा खतरा है जहाँ पर हेल्थ सिस्टम वीक है, जहाँ पर लोगों की सेहत बहुत ज़्यादा वीक है। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इसमें फॉल करता पाकिस्तान है। फॉल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो हेल्थ सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है, डेंगू आपके सामने पूरी दुनिया की एक एग्जांपल है कि 2011 के एपिडेमिक के बाद कोई एपिडेमिक नहीं आया। अभी रिसेंटली ईरान जो है उनके कौंसलर जनरल गवर्नर के पास गए और फिर वो दोनों मिनिस्टर से मिले, क्योंकि ईरान में इन दिनों में ज़ायरीन जाते हैं बहुत ज़्यादा, अरबईन और ज़ायरीन जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा लोगों की मूवमेंट है। तो उन्होंने पहली दफ़ा ईरान की सरजमीन पर अपने लोकल केस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू अच्छा, पे।
ओके। उसकी एक वजह क्लाइमेटिक चेंज है। इसी तरह मस्कत में भी रिपोर्ट हुए हैं, इसी तरह यूके में भी रिपोर्ट हुए हैं जहाँ कभी भी नहीं कभी होते। भी नहीं था। अगर आप देखें नॉर्दर्न लैटिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो इस वक्त फिर गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की और हमने एक दिन का वहाँ तरबियती वर्कशॉप तमाम सालार को बुला के, ओके। और इसके अलावा अभी मस्कत से एक फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट आई हुई है कि हमारे भी डेंगू आ गया है, और शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा है कि आप एक टीम भेजें एक्सपर्ट्स की कि वो हमें इस तरह करें। लंदन से यूके ने भी हेल्प मांगी। ओके। अच्छा, उसमें कोविड में भी आपने देखा था नहीं, कि ये पक्की बात है, यूके ने हेल्प मांग ली है पाकिस्तान से। नहीं, बिल्कुल उन्होंने, उनकी जो टीम आई थी, सुने, डॉक्टर विल्सन और वो, क्योंकि उनके पास वेक्टर बॉर्न डिजीजेज नहीं है, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं ट्रेनिंग और उस पर UKHSA वाले, जिसमें डॉक्टर सईद अख्तर साहब हैं। तो वो बाज़ाब्ता जो उनकी एडवाइजर आई थी, सिर्फ उन्होंने डेंगू के हवाले से हेल्प डेंगू, मांगी सिर्फ है डेंगू और के। किसी और चीज के हवाले से हेल्प नहीं मांगी। नहीं और नहीं, डेंगू मेरा के मतलब है हवाले कि से। ये वेक्टर बॉर्न, मतलब वो एक्चुअली हमारा सिस्टम जो है ना, लाइव डैशबोर्ड, जी। हर चीज वो सही। उससे वो इंस्पायर हुआ। अच्छा, दूसरा हमारे यहाँ पे बड़ा रवाज है डॉक्टर साहब घर में पेट्स रखने का, क्या उनसे भी थोड़ी सी अभी एहतियात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज ये मंकी Very पॉक्स good, का वैसे भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। देखें, मॉन्की पॉक्स के अलावा रोडेंट्स, ये जो वो होते हैं गुलेरियाँ, उसमें भी ये वायरस बाद में डिटेक्ट हुआ है। अच्छा। हाँ जी, ये क्योंकि वो भी तो बहुत सारे जानवर भी तो इकट्ठे रह रहे जी, होते जी, हैं, तो वो जी, एक जी। से दूसरे जानवर में भी ट्रांसफर हो ठीक है। सकता है। इसलिए ये बात ठीक है कि आजकल कम से कम वैक्सीनेशन उसकी ज़रूर होनी चाहिए। जो भी पेट आपने घर में रखा हुआ है उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए, उसका एक हेल्थ कार्ड बनना चाहिए। ठीक है। और अगर उसमें कोई ऐसी अलामतें हैं, उसको फ्लू, बुखार, या उसको सेपरेट आइसोलेट कर देना चाहिए उस जानवर को भी। उसके लिए भी सिमिलर एहतियातें हैं फॉर 2 वीक्स, और उसको वेटनरी हॉस्पिटल ले जाके प्रॉपरली उसका चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस की तरह मेरा ख्याल है एनिमल्स के भी सेम राइट्स। ठीक है। और डेंगू की क्या सूरत हाल है, वो भी ज़रा थोड़ा सा हमें जी। बता दें। ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र है कि अगर आपको मैं इंटरनेशनल सिनेरियो बताऊं, इस वक्त 67 लाख केसेस जो हैं वो ब्राज़ील में आए हैं, 5 लाख से ज़्यादा पेरू में हैं, अर्जेंटीना में 4 लाख हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहाँ 90,000 के करीब है, और इसी तरह दुनिया के 140 ममालिक में इस वक्त डेंगू ठीक है। पहुंच चुका है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त 280 के करीब केसेस हैं, 280 पूरे साल में, सही। और जिसमें से एक डेथ है, और इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल कंट्रोल। और वो जो डेथ भी है वो एक खातून की फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में हुई थी, है। हाँ जी। जबकि वो बहुत लेट वो वहाँ पहुँची। वो बेसिकली तलागंग की रिहायशी थी, ओके। और वो उस वक्त पहुंची जब उसकी बॉडी में लीकिंग प्लाज्मा की स्टार्ट हो गई थी, और चंद घंटों में शी एक्सपायर्ड। उसके नतीजे में दोनों मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ने बड़ा सख्त एक्शन किया। आज हम 11 बजे तमाम अपने जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, GPs हैं, जितने हमारे प्राइवेट फैमिली फिजिशियन हैं, प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल हैं, उनकी एक ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं, ताकि कोई भी वार्निंग साइन आए तो वो जल्द से जल्द पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में रेफ़र करें, ताकि मोर्टेलिटी को मिनिमम रखें। मिनिमम किया जाए। कल ही मैं एक न्यूज़ भी पढ़ी थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, के हॉस्पिटल से डेंगू की जो रिपोर्ट वो मशीन भी कहीं चोरी हो गई है। तो ये भी तो सूरत हाल है ना कि आप डेंगू का टेस्ट कराने जाएं जिन्ना हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल, ये जिन्ना हॉस्पिटल में थी, में ये सूरत हाल हुई है कि वहाँ से डेंगू की मशीन ही कोई चुरा के ले गया, तो वो अमला ही मुलव्वस होगा ऑब्वियसली। देखिए मुनीबा, ये तो मैं यहाँ डेंगू की बात कर रहे, मैंने कहा ये भी रिलेटेड, ये पूछ लूँ आपसे कि ये क्या सूरत हाल हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है कि यहाँ पे जो अद्वियात जो गरीब मरीजों की होती हैं वो चोरी होती है, रोज़ाना की बुनियाद पे होती है, वो इतने सालों से होती हैं, और ये हमारे लोगों को ख्याल करना चाहिए। अब ये आपको बताऊँ कि जब तक उस डिपार्टमेंट का कोई लोकल बंदा इन्वॉल्व नहीं होगा तो चोरियाँ नहीं हो सकती। तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, छोटा अमला जो है, नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ है, मैंने कल एक फ़ोन किया एक प्रिंसिपल को बड़े कॉलेज की, तो मैंने उनको कहा मैडम
कोविड के अंदर जो वेंटिलेटर्स मिले थे वो किधर हैं? अच्छा, अभी हम किसी को, मैं आपको कॉल करता हूँ मुझे किसी पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए तो वो नहीं मिलता, अवेलेबल ही नहीं होता वेंटिलेटर। तो लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जी, जाना पड़ता है। जी। तो कितना कोविड के जो इतने वेंटिलेटर्स मिले सही। थे वो हमने उधर रखे हैं, हमने इधर, मैं कहा बस उनको चला क्यों नहीं रहे, बस आज इंशाल्लाह आप पड़े हुए देखिएगा हैं बस स्टोर तो में। हम 1-2 दिन में, मैं कहा वो उनकी एक्सपायर हो जाएंगी मशीनें हैं, वो आपके पास अमला नहीं है, या तो फिर उनको बेच दें या गवर्नमेंट को वापस कर दें, कुछ सही, करे तो सही उनका। ठीक है। अक्सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कुछ लोग उठा के अपने घरों में ले गए, कुछ प्रोफेसर वाह, 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 साइड वो पे कर लिए privately उसको हैं, use चोरी कर हो रहे गए, होंगे। कईयों ने बेच दिए, तो तो ये सब सूरत हाल लास्ट है। वो क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो मशीन चोरी हुई? सिर्फ ऐसे है कि देखिए बिलाल चूँकि हर वक्त हमारे साथ होता है और उसे हर बात का पता होता है जी, हमसे जी। ज़्यादा, बहुत ही मेहनती हमारा ये हेल्थ का रिपोर्टर भी है। ऐसे है कि देखें ये एक का दो का इंडिविजुअल लेवल के जो वाक़यात हैं, आई एम रिप्रेजेंटिंग द बोथ हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इसके ऊपर कल ही हमने एक्शन कर दिया था और सही। उसकी मशीन भी दरामद होगी और वो ओके। उनकी इंक्वायरी भी होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो बिलाल ने बात की, देखें होता ये था कि हमने पिछले 5 साल का, जब से मैंने चाय ली है, डाटा निकाला और पूरे पंजाब को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। जिसकी वजह से चल। कुछ लोगों को पैसे नहीं मिलते थे, तो हमने उन्हें मैंडेटरी किया है कि पहले आप तनख्वाहें इंश्योर करें, ठीक फिर है, आप इजाज़त लें। चलें जी, ये सारी सूरत हाल थी डेंगू की और मंकी पॉक्स की, जिसके ऊपर हम बिलाल से बात कर रहे थे और डॉक्टर यादुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब आपको बताएं कि अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में हर 9 में से एक शख्स की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है और इस शरह में 2050 तक मज़ीद इजाफे की तवक्को भी की जा रही है, जिसके बाद हर 5 में से एक फ़र्द मुअम्मर शहरी होगा। दुनिया भर में जहाँ बढ़ती हुई आबादी की सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है, वहीं बुज़ुर्ग अफराद की तादाद में भी इजाफ़ा एक नुक्ता है। ख़ुसूसन जनूबी एशिया में बुज़ुर्गों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है और पायदार तरक्की का हदफ मुतय्यन करने वाले आलमी इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक की फ़हरिस्त में छठे और 60 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद की तादाद के एतबार से 15वें नंबर पर है कि उम्र रसीदा जो अफराद हैं उनकी तादाद हमारे यहाँ 1 करोड़ से भी ज़ायद है। तो आज चूँकि दुनिया भर में आज के दिन की मुनासबत से आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हुकूमत बुज़ुर्ग अफराद के मुतालिक क्या सहूलियात दे रही है और हम अपने बुज़ुर्ग अफराद यानी कि 50 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके साथ क्या सलूक करते हैं, किस तरह जो ओल्ड एज होम्स हैं या फाउंटेन हाउसेस हैं वो भरे पड़े हैं इन्हीं लोगों के साथ, उनके साथ किस तरह सलूक किया जाता है और ख़ास तौर पर इन इदारों के अंदर हमारे बुज़ुर्ग अफराद को या वो लोग जिनको वहाँ पर छोड़ दिया जाता है उनको क्या क्या सहूलियात मैसर होती हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, क्योंकि आज सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जा रहा है तो उसी के मुतालिक कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पर मैं ओल्ड एज होम्स के बारे में जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आज का दिन मनाने का आपको क्या लगता है मकसद क्या होना चाहिए, क्या मोटो होना चाहिए हमारा आज का दिन मनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ गुजारने का मौका दिया और लाखों दुरूद सलाम वजाह खल्क़ कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह ताला के ज़ात के लिए। अच्छा, ये दिन तो जिस तरह से, क्योंकि ये यूरोप में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है, हमारे पास तो इस तरह के दिन मनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मनाना चाहिए, लेकिन कोई हफ्ते में, महीने में या साल में एक दिन नहीं। बुज़ुर्गों का दिन तो रोज़ का दिन है ना भाई। मेरे वालिदैन का दिन तो रोज़ दिन है, मेरे दादा दादी का दिन तो रोज़ है, तो इसको साल में एक दिन मनाने का क्या मकसद है? चलें फिर भी हम इसको मना लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हम एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे
इंसान की नफ्सियात से ताल्लुक़ है सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रवैये कैसे हैं, और बेसिकली तो ये रवैयों को ही सपोर्ट करने वाला दिन है। माशरती तौर पे ना तो पाकिस्तान इसलिए बना था कि ओल्ड हाउस बनाए जाएँ, ना इस्लाम की तरबियत ऐसी है कि ओल्ड हाउस बनाए जाएँ, क्योंकि जो घर हैं वो तो इसीलिए हैं, और वहाँ पे वालिदैन की खिदमत की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारी तरबियत दी हुई है और जो हमारे घरों में तरबियत दी थी, उसमें तो ओल्ड हाउसेस से कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन फिर भी बदकिस्मती है, माशरा बहुत तेज़ी से डिटोरिएट होते जा रहा है। हम इंतहाई तरीके से इंस्पायर हैं बाहर से, मगरबी उससे, और कि जी वो जो आइसोलेटेड ज़िंदगी और वो न्यूक्लियर फैमिली और जितना अकेला रहे कि माँ बाप मरे हुए हों तो उनसे शादी कर ली जाए। तो ये जो इश्यूज़ हैं इनको हम डेली देखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं पिछले कोई 30-32 साल से साइकेट्री को डील कर रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी इसी में गुजरी, 2-3 ऐसे वाक़यात हैं मैं तो शेयर करूँगा, उसके बाद फिर हम बात करेंगे हमें करना क्या चाहिए जी। हमारे पास एक खातून एडमिट थी कि जिनके वालिदैन में से कोई नहीं था, तो उसके बाद उनके शौहर ने हमारे पास उनको एडमिट कर दिया। वो जज थे खुद और उनका बेटा भी जज था, तो कोई 40 साल हमारे पास एडमिट रही। अच्छा। और वो एडमिट हुई और तो वो गेट पे आती थी रोज़ाना और हमसे पूछती थी कि ये मुन्ना कब आएगा। तो हम उसे कहते थे कि मुन्ना 2 बजे आएगा, जबकि उस औरत को तो ये पता ही नहीं था कि वो मुन्ना आएगा कि नहीं आएगा। और अल्टीमेटली जो है ना, वो फिर मुन्ना तो खैर नहीं आया, वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। तो ये इस तरह की कई मिसालें जो है ना वो हमारे हॉस्पिटल में हमें नज़र आती हैं। अच्छा, जैसे जैसे एजेस बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना वो उससे लोग जान छुड़ाने लग रहे हैं। अच्छा, ये एक और भी हमारा कल्चर एक पैदा होते जा रहा है कि भाई ये बीमार हो गया या ये बूढ़ा हो गया, ये हो सकता है, मैं नहीं होऊंगा, जबकि अल्टीमेटली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें मैं हमेशा शेयर करता हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू भी शेयर करना चाहता हूँ कि बीमारों की तीमारदारी करो और कब्रिस्तान जाया करो। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं, आपको साथ भी हो सकती हैं, तो इसके लिए कोई तैयारी करें। अच्छा, अब जो कल्चर है, वो जो कल्चर हमारे बचपन में होता था कि लोग बड़ी इज़्ज़त करते थे और रिस्पेक्ट करते थे, बुज़ुर्गों के पीछे चलते थे, वो कल्चर तो आपको पता है ख़त्म होते जा रहा है। अब जितनी दुनियादारी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे ये जो मोबाइल फ़ोन का दौर आ गया है, जिसमें एक बेड पे 3 लोग बैठे हुए हैं और तीनों के पास उनके मोबाइल फ़ोन है, उनको तो पता ही नहीं है। अब क्योंकि हम माशरे की नफ्स पे हाथ रखने वाले लोग हैं, हम देखते हैं रोज़ाना क्या हो रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा, 7 करोड़ से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में कहीं ना कहीं साइकेट्रिक इशूज़ के साथ हैं। क्यों ऐसा है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है देने के लिए। जो बुज़ुर्गों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए आपसे? आपके पैसे चाहिए उनको। अब तो बेचारों को खाना पीना ही कम हो गया, जिस तरह आपने बताया है कि 60 साल से वो ज़्यादा हो गए। तो बुज़ुर्गों को चाहिए आपका वक्त, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी तवज्जो, वो उनको देना आपने कम कर दी है। तो नेचुरली जब किसी पौधे को आप पानी और उसके सूरज की रोशनी कम कर देंगे तो वो मर जाएगा। अच्छा, वो ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने फ़िक्स रखी हुई है कि जी इतने साल आपकी उम्र है, उसमें हम वी कांट चेंज, लेकिन हमने उसके जो ज़िंदगी के हालात हैं उसको ख़राब कर दिया अपने इन रवैयों की वजह से। हम ये समझते हैं कि ये हमारे ऊपर वक्त नहीं आएगा। मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दूं, पता नहीं मेरे पास टाइम है कि नहीं है। बहुत टाइम है। मुझे कहा गया कि किसी एक रिश्ते के लिए कहा गया कि जी इसमें आप एक की इनपुट होनी चाहिए, तो आपने उस लड़के को जाके देखना है। हमारे अपने हॉस्पिटल की रिश्ता था, तो मैं उस घर में गया उस लड़के को देखने के लिए। तो मैंने सिर्फ 2 मिनट लगाया, मैंने कहा इसी घर में शादी करनी। अच्छा। और मैं वो सीढ़ियों उतर के नीचे आ गया। तो मुझसे जो मुझे लेके गए थे बड़े, उससे कि जी पता नहीं मैं इंटरव्यू करूँगा एज ए डॉक्टर, एज ए साइकेट्रिस्ट और जो भी कुछ। तो उन्होंने कहा आपने देखा क्या? मैंने कहा जी मैंने इसी घर में आपकी बेटी भेजनी है। तो उन्होंने पूछा क्यों? अच्छा। हुआ ये कि जब मैं उस कमरे में जाके बैठा जिस ड्राइंग रूम में उन्होंने मुझे बिठाना था, तो उन्होंने अपने दादा को, जिसकी पेशाब की नाली लगी हुई थी और जिसकी नाक में भी एक नाली लगी हुई थी, नेचुरली वो बीमार थे, तो उनको ला के मेरे सामने बिठा दिया। तो मैंने कहा जो घर वाले अपने इस बुज़ुर्ग का इतना ख्याल रखते हैं कि वो किसी मेहमान से अपने उस दादा को, जिसके कपड़े ठीक नहीं हैं, जिसकी बीमारी की हालत है, तो ये बाप
कितना अपने बाप का ख्याल करता है, तो ये बेटा कितना ख्याल रखता होगा, कितनी इज्जत रखता होगा, इसी घर में उस बेटी को भेजना है। क्या बात, तो क्या बात, हमने जो माशरा हमारा डिटोरिएट हो रहा है, तो मेरी क्यों रिक्वेस्ट है कि आप क्यों हो रहा है, ये भी तो मसला है ना, हाँ, हो ये क्यों रहा है, हो क्या वजह है? उसकी एक दो तीन वजूहत है। एक तो सबसे बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह कि हमने इस बात को समझना ही छोड़ दिया कि ये मुल्क बना क्यों। क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं कि ये मुल्क साइलेंसर निकाल के और भोपो बजा के 14 अगस्त को जो हम करते हैं रोडों पे, क्या हम ये बताते हैं कि ये मुल्क बना क्यों था? क्यों मेरी 10 लाख माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तें और जानें लुटवाई गई हैं इसी रोड पे, फ़िरोज़पुर रोड पे? क्या हमने अपने बच्चों को बताया है कभी कि ये 1 करोड़ लोगों ने अपने घर कैसे छोड़े और कि क्यों आए यहाँ पे? क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं? दूसरा, क्या हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया? गंदुम बोएंगे आम निकलेगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? अच्छा, माँ अगर अपनी सास की बुराइयां दिन भर करेगी तो क्या वो जो बच्चा देख रहा है, सुन नहीं रहा, देख रहा है, क्योंकि बच्चे सीखते हैं देखने से, जी, तो क्या वो बड़ा होके क्या अमल करने वाला है? मैं आपको एक बच्चे की अपने पास की बात सुनाता हूँ। आप, एक बच्चा था जिसने अपनी माँ की गर्दन काट दी 11 साल की उम्र में। हमारे पास वो लाया गया, अच्छा, हमारे पास लाया गया कि जी इसने तो ऐसा कर दिया है। माँ बच गई अल्टीमेटली, लेकिन उसने ऐसा कर दिया था। तो जब हमने उससे हिस्ट्री ली तो उसने जो बात बताई, मैं हैरान कुन बात, कहते कि दिन भर मैं अपनी माँ को जो है ना, अपनी दादी के बारे में सुनता था कि चुड़ैल की गर्दन काट देनी चाहिए, इस चुड़ैल की गर्दन काट देनी चाहिए। तो एक दिन मुझे ख्याल आया कि जो रोज़ लड़ाई मेरे घर में होती है, इस चुड़ैल की गर्दन काट देनी चाहिए। तो चुड़ैल तो मेरी माँ है, तो इसकी गर्दन काट दी। 12 साल का बच्चा था। तो ये हम ये समझ रहे हैं कि जो बोएंगे वो काटेंगे नहीं। हम गीबत करते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, गीबत नहीं आएगी? तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि वो बुढ़ापे में उनकी इज़्ज़त की जाए, उनका ख्याल किया जाए, उनके पैर दबाए जाएं, उनकी इज़्ज़त की जाए, तो वो अपने बड़ों को करना शुरू कर दें आज से। क्या बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैं हर जगह सुनाता हूँ और मेरे लिए ये बहुत सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अपना हक़ अदा कर सकता हूँ अगर मैं कोई बात करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तक मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते, तो जुमे का दिन रात खुतबा दे रहे थे। सहाबा कराम सामने बैठे, इंपॉर्टेंस देखिए इस बात की। सहाबा कराम बैठे हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, मिंबर रसूल पे ख़ुद तशरीफ़ फरमा। एक औरत आ जाती है जिसके बाल ख़राब है, कपड़े गंदे हैं, आती है, आपका कंधा पकड़ लेती है, पकड़ के कान में उनको कुछ कहने लगती है, हत्ता के लेके बाहर चली जाती है। गर्मी है, बहुत देर लग जाती है, वो बैठ जाती है, सुनाती रहती है। हज़रत उमर फारूक आपके पास आते हैं और कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिमाग ठीक नहीं है। करीम आका का जवाब सुने, क्या हम घर में करते हैं? करीम आका फरमाते हैं कि मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा, मुझे पता है इसका दिमाग ठीक नहीं है। और यार वो तो दिमाग सही नहीं था, उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छा आप देखिए वो सुन कैसे रहते, मतलब ये बच्चों को मैं बताना चाहता हूँ कि टोटल उनका जो चेहरा मुबारक था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो कंसंट्रेशन थी, उनकी जो इम्पोर्टेंस देना था वो उसकी तरफ थी। वो समझती कि मेरे हैं, ये मुझे सुन रहे हैं। क्या हम अपने दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप को इस तरह सुनते हैं? हम तो सलाम नहीं करते, हम उनकी तरफ देखते नहीं हैं, हम हाथ किस तरह मिलाते हैं बुज़ुर्ग। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप जहनी बीमारियों से बचें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे में आपकी इज्जत की जाए, तो दूसरों को उसी तरह से डील करें जैसे आप अपने साथ चाहते हैं। क्या बात, मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम देना शुरू करें। मेरे वालिद साहब पिछले साल दुनिया से चले गए, और मैंने जब वो बीमार हो गए तो मैंने एक रिचुअल अपने घर में बनाया था कि हम आधे घंटे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार उनके पैर दबाएंगे, जबकि वो इरिटेट होते थे, सिर्फ इसलिए कि एक तो टच की वजह से वो हार्मोन निकलते हैं जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी कम करते हैं। दूसरा, आपकी उनके साथ एक अटेंशन, आपकी रिलेशन वो बेहतर होती है। तो ये कैसे होगा जब तक बड़े करके नहीं दिखाएंगे। मैंने अपने वालिद के पैर दबाता था तो मेरा बच्चा भी दबाता है। हाँ। मैंने अपने वालिद को 30 साल अपने वालिदैन की कब्र पे जाते हुए देखा। मैं रोज़ अपने वालिद की कब्र पे जाता हूँ, जाके हॉस्पिटल जाता हूँ रोज़। उस कब्रिस्तान से मुझे ये पता चल जाता है कि कौन लोग अपने वालिदैन की दुनिया में भी इज़्ज़त करते थे और बाद में भी। तो आज से करना शुरू कर दें। आपके पास टाइम है, आपके पास ज़िंदगी है, आज का दिन है, आप टाइम दें, उनको सुने। और हदीसें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वालिदैन की कितनी खिदमत, बुजुर्गों की कितनी। अच्छा, खाली अपने घर में ना, पड़ोस में भी देख लें।
अपने Exactly. रिश्तेदारों में, जी, कोई पड़ोस में जहाँ पर रहता भी है, कोई बुजुर्ग घर हैं, में वो काम समझे करता है, हम आपके अपने बुजुर्गों को टाइम बुजुर्ग देते हैं, बेशक ऐसे ही है। और वैसे भी इज़्ज़त हर किसी की करनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि हमारे क्लोज़ सराउंडिंग्स में है या हमारे माँ बाप है, हमारे बुजुर्ग हैं तो हमने उनकी करनी है। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।